कौन थे? स्पूनर के अनुसार मौर्य पारसिक थे क्योंकि अनेक मौर्यकालीन प्रथाएं पार्थिक प्रथाओं से मिलती-जुलती है। ब्राह्मण साहित्य, विष्णु पुराण, मुद्रा राक्षस, कथा सरित सागर, ब्रह्म कथा, मंजरी के अनुसार मौर्य शूद्र थे। बौद्ध परंपराओं के अनुसार मौर्य क्षत्रिय थे तथा गोरखपुर क्षेत्र के निवासी थे। ग्रीक लेखक जस्टिन तथा जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त निम्न जाति का था। महावंश टीका के अनुसार वह क्षत्रिय था। चाणक्य के अर्थशास्त्र में एक स्थान पर लिखा है कि वह शूद्र नंद वंश का विनाश करना चाहता था, अतः वह स्वयं शूद्र को शासक नहीं बना सकता था, अतः वह मौर्य नामक क्षत्रिय था। मौर्य वंश के इतिहास को जानने के लिए कुछ स्रोत उपलब्ध हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस, अभिलेख, ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य और कलावशेष, यूनानी लेखक के वृतांत। मौर्य वंश का इतिहास। मौर्य राजवंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों से शुरू हुआ। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र आज के पटना शहर के पास थी। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के राज्य में मौर्य वंश का बृहद स्तर पर विस्तार हुआ। मौर्य वंश का शासन भारत में 137 वर्षों तक रहा। इन वर्षों में कई शासक हुए, जिनमें 3 सम्राटों का शासनकाल उल्लेखनीय रहा: चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। अन्य शासकों में कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देववर्मन, शतधन्वन, बृहद्रथ आदि थे। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को साम्राज्य की स्थापना करने में आचार्य विष्णुगुप्त यानी चाणक्य का पूरा सहयोग मिला। चंद्रगुप्त का जन्म ईसा पूर्व 345 में शाक्यों के पिपलीवन गणराज्य की मौर्य शाखा में हुआ था। चंद्र अंतिम शासक धनानंद का विनाश करने के बाद ईसा पूर्व 321 में मगध का सम्राट बना। यूनानी लेखक जस्टिनियन एवं प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर समस्त भारत पर आक्रमण किया। यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त को साइंड्रोकोट्स कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत में कर्नाटक तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मालवा एवं सौराष्ट्र चंद्रगुप्त के साम्राज्य के हिस्से थे। उपयुक्त तथ्य रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। इसके अनुसार चंद्रगुप्त ने उसे पुष्यगुप्त नामक व्यक्ति को सूबेदार बनाया था और वहां सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ईसा पूर्व 305 में चंद्रगुप्त की भिड़ंत सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस, जिसमें चंद्रगुप्त विजयी रहा। ईसा पूर्व 305 में चंद्रगुप्त की भिड़ंत सिकंदर। इस पुस्तक में निरंकुश राज्य का एक सेनापति सेल्यूकस निकोटर से हुई विभरण विस्तार से तथा लिच्छवी जैसे गणतंत्रों जिसमें चंद्रगुप्त की सेना विजय रही का संक्षेप में दिया गया है। सेल्यूकस ने संधि कर ली और अपनी बेटी कार्नेलिया, कहीं कहीं हेलेन भी नाम मिलता है, की शादी चंद्रगुप्त के साथ कर दी और साथ में 500 हाथी भी दिए। दोनों ही पक्षों ने दूतों का विनिमय भी किया। इसी के तहत सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को दूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। मेगस्थनीज काफ़ी दिनों तक पाटलिपुत्र में रहा तथा उसने अपनी आंखों देखा विवरण अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा। सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त के बीच हुए युद्ध का विवरण एपियस नामक यूनानी व्यक्ति ने किया है। चंद्रगुप्त ने बाद में जैन धर्म स्वीकार कर लिया तथा भद्रबाहु से इस धर्म में दीक्षा ली। चंद्रगुप्त मौर्य की विजय की बात की जाए तो पंजाब विजय, मगध, मलय केतु के विद्रोह का दमन, सेल्यूकस पर विजय, पश्चिमी भारत पर विजय, दक्षिण भारत की विजय। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विस्तृत राज्य की स्थापना की थी। उसने उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर, पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तथा पश्चिम में अरब सागर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। बौद्ध साहित्य के अनुसार मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 24 वर्ष तक सफलतापूर्वक शासन किया। जैन साहित्य के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने राजकाज अपने पुत्र को सौंप दिया और जैन धर्म स्वीकार कर जैन भिक्षु भद्रबाहु के साथ मैसूर चला गया। सन्यासियों का जीवन व्यतीत करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने ईसा पूर्व 300 में अनशन व्रत करके कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपने शरीर का त्याग कर दिया। बिंदुसार। ईसा पूर्व 300 में बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा। यूनानी इतिहासकारों ने बिंदुसार को अपनी रचनाओं में अमित्रोकेट्स की संज्ञा दी है, जिसका अर्थ होता है शत्रु का विनाशक। बिंदुसार आजीवक धर्म को मानता था। बिंदुसार के लिए वायु पुराण में भद्रसार नामक शब्द का प्रयोग किया गया है। बिंदुसार को जैन ग्रंथों में सहसेन की संज्ञा दी गई है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ के अनुसार चाणक्य ने बिंदुसार की 16 नगरों के सामंतों एवं राजाओं का नाश करने के लिए पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्रों के बीच मौजूद प्रदेश को जीतने में सहायता की। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ।
उसका पुत्र एवं तक्षशिला का सूबेदार सुसीम विद्रोह को दबाने में असफल रहा। सुसीम के असफल रहने के पश्चात उज्जैन के तत्कालीन सूबेदार अशोक को तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया। उसने सफलतापूर्वक विद्रोह को दबा दिया। अपने उल्लेख में एथीनियस ने जानकारी दी कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक एप्तियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने का आग्रह किया। अशोक बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्ष बाद ईसा पूर्व 269 में अशोक मगध की गद्दी पर बैठा। अशोक की तुलना डेविड एवं सोलमान तथा मार्कस ओरिलियस एवं शार्लमरोम जैसे विश्व के महान सम्राटों से की जाती है। दिव्यदान के अनुसार अशोक की माता का नाम जनपद कल्याणी था। कहीं कहीं उसका नाम शुभद्रांगी भी आता है। अशोक का सौतेला भाई सुसीम एवं सहोदर भाई वेगताशोक था। तक्षशिला का विद्रोह सफलतापूर्वक दबाने के कारण बिंदुसार ने अशोक को युवराज का पद प्रदान किया। सम्राट बनने से पूर्व अशोक उज्जैन का सूबेदार था। सिंहासनारूढ़ होते समय अशोक ने देवनाम प्रिय तथा प्रियदर्शी जैसे उपाधियां धारण की। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक के 13वें शिलालेख से हमें ज्ञात होता है अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया एवं राजधानी तोसाली में अपना एक सूबेदार नियुक्त किया। कलिंग युद्ध में 2.5 लाख व्यक्ति मारे गए एवं इतने ही घायल हुए। कलिंग युद्ध ने अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया तथा चौथे शिलालेख के अनुसार भेरी घोष के स्थान पर उसने धम्म घोष करने की घोषणा की। अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया एवं उपगुप्त नामक आचार्य से इसकी दीक्षा ली। अशोक ने बाराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 4 गुफाओं कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी आदि का निर्माण कराया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को अशोक द्वारा श्रीलंका भेजा गया। अशोक ने अपने द्वारा किए गए मात्र 2 आक्रमणों में पहला आक्रमण कश्मीर पर किया। कश्मीर के ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी में अशोक को मौर्य देश का प्रथम सम्राट बताया गया है। प्रथम कलिंग शिला अभिलेख के अनुसार अशोक सीमांत जातियों के प्रति नरम रुख रखता था। 13वें शिलालेख के अनुसार अशोक ने यवन शासकों एंटियोकस द्वितीय सीरिया, टालमी द्वितीय मिस्र, एंटीगोनस गोनाटस मकदूनिया, मरास साइरिन एवं अलेक्जेंडर से मित्रतापूर्ण संबंध कायम किए एवं उनके दरबार में अपने दूत भेजे। इसी प्रकार दक्षिण भारत में अशोक के दूत धर्म के प्रचार के लिए चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपूर्ण आदि राज्यों में भी गए। अशोक ने बौद्ध धर्म को राजधर्म घोषित किया तथा एक धर्म विभाग की स्थापना की। अशोक के 14 वृत्त शिलालेख हैं। पहला पशु बलि की निंदा, दूसरा मनुष्य एवं पशुओं दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र एवं केरलपुत्री की चर्चा, तीसरा राजकीय अधिकारियों को हर 5वें वर्ष द्वारा करने का आदेश, चौथा भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा, पांचवा धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी, छठा धम्म महामात्र किसी भी समय राजा के पास सूचना ला सकता है प्रतिवेदक की चर्चा, सातवां सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात, आठवां सम्राट की धर्म यात्रा का उल्लेख, बोधि वृक्ष के भ्रमण का उल्लेख, नौवां विभिन्न प्रकार के समारोहों की निंदा, 10वां ख्याति एवं गौरव की निंदा तथा धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल, 11वां धम्म नीति की व्याख्या, 12वां सर्वधर्म समभाव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा, 13वां कलिंग के युद्ध का वर्णन, पड़ोसी राज्यों का वर्णन, अपराध करने वाले 8वें जातियों का उल्लेख, 14वां इसमें अशोक द्वारा जनता को धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है। अशोक का कौशाम्बी अभिलेख रानी अभिलेख भी कहलाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुक्मिणी देई से प्राप्त हुआ है। अशोक के 12वें शिलालेख से जानकारी होती है कि उसने महिला महामात्रों की भी नियुक्ति की। 7वें स्तंभ लेखों का संकलन ब्राह्मी लिपि में किया गया है। अशोक का प्रयाग स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में स्थित था, बाद में अकबर ने इसे इलाहाबाद किले में स्थापित करवाया। अशोक का दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख टोपरा से दिल्ली लाने वाला शासक फिरोज तुगलक था। अशोक के दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख की खोज 1750 ईस्वी में टीफेंथलर द्वारा की गई तथा फिरोज तुगलक द्वारा इसे दिल्ली लाया गया। चंपारण में स्थित रामपुरवा स्तंभ लेख 1872 ईस्वी में कार्लायल द्वारा खोजा गया। चंपारण में ही लौरिया अरेराज एवं लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख भी प्राप्त हुए। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। सारे कुन्हा कंधार से प्राप्त अशोक के अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में उत्कीर्ण है। मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन समाज को 7 जातियों में बांटा हुआ बताया गया है। वो हैं दार्शनिक, किसान, सैनिक, ग्वाले, शिल्पी, दंडनायक और पार्षद। वर्ण व्यवस्था तत्कालीन समाज में भी प्रचलित थी।
समाज में शिल्पियों, चाहे वह किसी भी जाति का हो, स्थान महत्वपूर्ण एवं आदरणीय था। इस काल में तक्षशिला, उज्जैन एवं वाराणसी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। तकनीकी शिक्षा आमतौर पर श्रेणियों के माध्यम से दी जाती थी। मौर्यकालीन समाज में वैदिक धर्म ही प्रमुख धर्म था। मौर्य काल में जैन एवं बौद्ध धर्मों का भी पर्याप्त विकास हुआ। मेगस्थनीज, स्ट्रैबो, एरियन आदि विद्वानों के अनुसार मौर्य काल में समस्त भूमि राजा की थी। सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 3 प्रकार की भूमि, कष्ट भूमि, उत्कृष्ट भूमि एवं स्थल भूमि थी। कष्ट भूमि जुती हुई, उत्कृष्ट भूमि बिना जुती हुई एवं स्थल भूमि ऊंची भूमि कहलाती थी। मौर्य काल में निःशुल्क श्रम एवं बेगार किए जाने का उल्लेख है। इसे विशिष्ट कहा जाता था। बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था, जबकि भू राजस्व में राजा के हिस्से को भाग कहा जाता था। भू राजस्व की दर कुल उपज का 1/6 हिस्से से 1/8 हिस्से तक थी। भूस्वामी को क्षेत्रक एवं काश्तकार को उपवास कहा जाता था। मौर्य काल में सिंचाई के समुचित प्रबंध को सेतुबंध कहा जाता था। सिंचित भूमि में कुल उपज का 1/2 हिस्सा भू राजस्व के रूप में देना पड़ता था। हिरण्य एक प्रकार का कर था जो अनाज के रूप में न लेकर नगद के रूप में लिया जाता था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कृषि के अतिरिक्त पशुपालन एवं व्यापार पर टिकी थी। इन तीनों को अर्थशास्त्र में सम्मिलित रूप से वार्ता कहा गया है। अर्थशास्त्र में वर्णित अध्यक्ष, पणयाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष, सुराध्यक्ष, आबकारी विभाग का अध्यक्ष, सूनाध्यक्ष, बूचड़खाने का अध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष, गणिकाओं का अध्यक्ष, सीताध्यक्ष, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष, अक्राध्यक्ष, खान विभाग का अध्यक्ष, कोष्टगाराध्यक्ष, कोष्टगार का अध्यक्ष, कुप्याध्यक्ष, वनों का अध्यक्ष, आयुधगाराध्यक्ष, आयुधगार का अध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, व्यापार कर वसूलने का अध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष, लोहाध्यक्ष, धातु विभाग का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, छापे खाने का अध्यक्ष, राज्य में मुद्रा जारी करने का प्रमुख अधिकारी, गौ अध्यक्ष, पशुधन विभाग का अध्यक्ष, विविताध्यक्ष, चरगाहों का अध्यक्ष। इसके अन्य कार्य कुओं का निर्माण, जलाशय का निर्माण, जंगल से गुजरने वाले लोगों की रक्षा आदि थी। मुद्राध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष, नवाध्यक्ष, जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष, पत्नाध्यक्ष, बंदरगाहों का अध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष, व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष, देवताध्यक्ष, धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष, पौताध्यक्ष, मापतौलों का अध्यक्ष, मानाध्यक्ष, दूरी और समय से संबंधित साधनों को नियंत्रित करने वाला अध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष, घोड़ों का अध्यक्ष, हस्त्याध्यक्ष, हाथियों का अध्यक्ष, सुवर्णाध्यक्ष, सोने का अध्यक्ष और अक्ष पातलाध्यक्ष, महालेखाकार। मौर्य काल में वनों को हस्ती वन एवं द्रव्य वन में विभाजित किया गया था। हस्ती वनों में हाथी पाए जाते थे एवं द्रव्य वनों में लकड़ी, लोहा एवं तांबे पाए जाते थे। जंगलों पर राज्य का अधिकार था। विनिर्मित वस्तुओं को पणयाध्यक्ष के नियंत्रण में बाजारों में बेचा जाता था। मौर्य काल में मुख्य व्यवसाय जूलाहों का था, जो रुई, रेशम, सन, ऊन आदि से विभिन्न कपड़े तैयार करते थे। मौर्य काल में बंग देश में श्वेत एवं चिकना वस्त्र, पुंड्र देश में काले व मणि की तरह चिकने वस्त्रों का निर्माण होता था। इस काल में सुवर्ण कुंड देश के बने हुए सन के कपड़े बहुत उत्तम होते थे तथा बंगाल का मलमल भी अत्यंत प्रसिद्ध था। अर्थशास्त्र में चीन पट्टे के उल्लेख से ज्ञात होता है कि रेशम का चीन से आयात होता था। मेगस्थनीज के इंडिका को राज्य की ओर से खानों को चलाने के लिए अक्राध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी। देश में सोना, चांदी, तांबा, लोहा तथा जस्ता भी काफ़ी मात्रा में उपलब्ध थी। मौर्य काल में जलमार्गी व्यापार के लिए 8 प्रकार की नौकाओं के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं, जिनमें द्रवहण, समुद्री व्यापारी जहाज, संयात एवं क्षुद्रका प्रमुख थीं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से तत्कालीन मुद्रा पद्धति की जानकारी मिलती है। मुद्रा पद्धति का संचालन करने के लिए एक पृथक अमात्य होता था, जिसे लक्षणाध्यक्ष कहते थे। टकसाल का प्रधान अधिकारी सौवर्णिक कहलाता था। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के सिक्कों का उल्लेख है: कौश से प्रवेश, राजकीय क्रय विक्रय हेतु प्रमाणिक सिक्के, और व्यवहारिक, सामान्य लेन देन में प्रयुक्त सिक्के। चांदी के सिक्कों को पर्ण या रूप्य अथवा रूप कहा जाता था। तांबे के सिक्कों को ताम्ररूप या भाषक कहा जाता था। तांबे के भाषक के भाग तौर पर अर्धभाषक ककीड़ी, 1/2 भाषक एवं अर्ध ककीड़ी, 1/2 ककीड़ी आदि भी प्रचलन में थे। सुवर्ण, यह एक सोने का सिक्का था जिसका वजन 5/2 तोला होता था। कोई भी व्यक्ति धातु ले जाकर सौवर्णिक से सिक्के बनवा सकता था। प्रत्येक सिक्के की बनाई एक ककड़ी ली जाती थी। सिक्के बनवाने में 185% ब्याज
रूपिका एवं परीक्षण के रूप में देना पड़ता था। समुद्र के जल से नमक बनाने का व्यवसाय लवणाध्यक्ष के नेतृत्व में संचालित होता था। समुद्रों से मोती अथवा रत्न निकालने का कार्य भी खन्याध्यक्ष के नेतृत्व में होता था। चिकित्सा कार्य करने वालों को भेषज, साधारण वैद्य, गर्भ व्याधि संस्था गर्भ का वैद्य, सूतिका, संतानोत्पत्ति विभाग का चिकित्सा तथा जंगली विष चिकित्सा कहा जाता था। राज्य द्वारा उन्नत शराब व्यवसाय के लिए पृथक विभाग की स्थापना की गई थी, जिसका प्रमुख स्वराध्यक्ष होता था। शराब बेचने वाले को सोंडिक कहा जाता था। अस्त्र शस्त्र का निर्माण करने वाले विभाग का प्रमुख आयुधागाराध्यक्ष होता था। इस काल में वेश्यावृत्ति का व्यवसाय भी प्रचलन में था एवं यह व्यवसाय अपनाने वाली महिलाएं रूपजीवा कहलाती थीं। मौर्य काल में पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, कौशाम्बी, वाराणसी एवं तोसाली आदि प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। भारत के समुद्र तटों पर अनेक बंदरगाह थे, जहां से लंका, सुमात्रा, जावा, बर्मा, मिस्र, सीरिया, यूनान, रोम एवं फारस से विदेश व्यापार होते थे। व्यापार संघों को श्रेणी एवं इसके प्रमुख को श्रेणिक कहा जाता था। श्रेणियां प्रायः अपने शिल्पियों के लिए बैंक का कार्य करती थीं। श्रेणियों द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज की निम्न दरें थीं। साधारण ऋण पर 15%, समुद्री यात्राओं के लिए दिए गए ऋण पर 60%। मेगास्थनीज की इंडिका से ज्ञात होता है कि मौर्य काल में मार्ग निर्माण एवं देखरेख के लिए एक पदाधिकारी होता था, जिसे एग्रोनोमाई कहा जाता था। मौर्य काल में पण्य वस्तुओं के मूल्य पर उसका 5वां भाग चुंगी के रूप में लिया जाता था। मौर्य काल में चुंगी का 5वां भाग व्यापार कर के रूप में लिया जाता था। मौर्य काल में देसी वस्तुओं पर 4% एवं आयातित वस्तुओं पर 10% बिक्री कर भी लिया जाता था। मौर्य काल में 2 प्रधान स्थल मार्ग थे, पाटलिपुत्र, वाराणसी उत्तरापथ मार्ग तथा पाटलिपुत्र से वाराणसी, उज्जैन होते हुए पश्चिमी तट के बंदरगाहों तक दूसरा प्रमुख मार्ग जाता था। मौर्य प्रशासन। चंद्रगुप्त मौर्य एक महान विजेता ही नहीं, एक कुशल प्रशासक भी था। उसने अपने समस्त साम्राज्य को एक अति केंद्रीकृत नौकरशाही के सूत्र में बांधा। मौर्य प्रशासन के विषय में कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं मेगास्थनीज की इंडिका से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य काल में राजा प्रधान सेनापति, प्रधान न्यायाधीश तथा प्रधान दंडाधिकारी होता था। राजा अपने मंत्रियों की सहायता से शासन करता था, परंतु वह मंत्रियों की बात मानने के बाध्य नहीं था। इतने बड़े साम्राज्य का संचालन करने के लिए अर्थशास्त्र में एक मंत्रिमंडल के गठन की सलाह दी गई है। मंत्रिमंडल का गठन सचिव या अमात्यों को मिलाकर होता था, जिसे 2 भागों में विभक्त किया गया था। मंत्रिसभा, इसे मंत्रण भी कहा जाता था। मंत्रिसभा की सदस्य संख्या 3 या 4 होती थी। मंत्रिसभा को आंतरिक मंत्रिमंडल कहा जा सकता है। मंत्रिसभा के सदस्यों को अशोक के अभिलेखों में महामात्र कहा गया है। गयोडोरस एवं अर्थशास्त्र के अनुसार मंत्रिसभा के सदस्य राज्य के सर्वोच्च अधिकारी होते थे तथा सर्वाधिक वेतन प्राप्त करते थे। मंत्रिसभा के अलावा एक मंत्री परिषद भी होती थी। इसमें अधिक सदस्य होते थे। इसमें 12 से लेकर 20 तक मंत्री सदस्य होते थे। मंत्री परिषद के सदस्यों का कार्य केवल सलाह देना था, उसको मानना न मानना राजा के ऊपर निर्भर था। अर्थशास्त्र के अनुसार मंत्री परिषद के सदस्यों को 12,000 पर्ण वेतन मिलता था। शासन में सुविधा के लिए केंद्रीय शासन को कई भागों में विभक्त किया गया था। प्रत्येक विभाग तीर्थ कहलाता था। अर्थशास्त्र में उल्लेखित 14 तीर्थ हैं। उनमें है प्रधानमंत्री और पुरोहित। पुरोहित प्रमुख धर्माधिकारी होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यह दोनों विभाग कौटिल्य के अधीन थे। बिंदुसार के समय में विष्णुगुप्त कुछ समय तक उसका प्रधानमंत्री था। उसके बाद खल्लाटक को प्रधानमंत्री बनाया गया। अशोक का प्रधानमंत्री राधागुप्त था। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी, सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष, सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री, युवराज राजा का उत्तराधिकारी, प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश, नायक सेना का संचालक अर्थात सेना का नेतृत्व, कर्मांतिक देश के उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक, व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मंत्री परिषदाध्यक्ष मंत्री परिषद का अध्यक्ष, दंडपाल सेना की सामग्रियों को जुटाने वाला प्रधान अधिकारी, अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, दुर्गापाल देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधक, नागरक नगर का प्रमुख अधिकारी, प्रशासता राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला तथा राज्य की आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला प्रधान अधिकारी, दोबारिक राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी, अंतवर्षिक सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी, आठवेक वन विभाग का प्रधान अधिकारी, 18 अमात्यों के अलावा युक्त खोई हुई संपत्ति के प्राप्त होने पर उसकी रक्षा करने वाला, प्रतिवेदिक सम्राट को प्रतिदिन की सूचना देने वाला,
ब्रजभूमिक, गौशाला का निरीक्षक एवं एग्रोनोमाई जैसे केंद्रीय पदाधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस का गठन किया तथा इसे साधारण पुलिस एवं गुप्तचर में बांटा। प्रकट पुलिस के सिपाहियों को रक्षण कहा जाता था। गुप्तचर सेवा को भी दो भागों में बांटा गया था, जहां संस्थान वर्ग के गुप्तचर एक स्थान पर टिककर वहां के गतिविधियों की सूचना राजा को देते थे। वहीं संचारण वर्ग के गुप्तचर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करके विभिन्न स्थानों की सूचना राजा को देते थे।